नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर सड़कों पर बीजेपी उतर आई है। आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बड़ा हादसा देखने को मिला था 27 जुलाई को, बेसमेंट में पानी भरने से एक कोचिंग सेंटर में 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही जमकर दिल्ली में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल शुरू हो गया है। बिल्कुल ये देखिए, जिस तरह से एक कोचिंग सेंटर जो हादसा हुआ था, एक दर्दनाक हादसा है। कहीं न कहीं ये लापरवाही सामने आ रही है, जांच आ रही है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो वहां पर राजनीति शुरू हो गई है। तो बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जहां पर उसी तरह आम आदमी पार्टी की सांसद है स्वाति मालीवाल ने उसको मुआवजे की बात कही, सदन की आवाज उठाई गई है। लेकिन आखिरकार ये जो समस्या जो बना हुआ था स्टूड, वो काफी समय से बना था और दोनों में एमसीडी सरकार रही है। बीजेपी में भी संसद सरकार थी और उसके बावजूद ये काम चल रहा था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में, तो ये हादसा हुआ। तो देखना होगा कि आखिरकार एक दूसरे को लेकर के क्या ये दर्शाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर हादसा हुआ है, ऐसी एक जगह नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी राजेंद्र नगर के अंदर कि इस तरह से बेसमेंट खुदे हुए हैं, वहां पर नाले हैं, ब्लॉक नाले हैं, उसके बावजूद भी ये राजनीति की जा रही है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार जो कमियां हैं, जो शासन प्रशासन की बात करें तो वहां पर भी कहने का लापरवाही देखने को मिली है। जब एक्शन किया गया तो एमसीडी के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पर बुलडोजर भी आज चलाया जा रहा है। तो ऐसे में जो धरना प्रदर्शन करके आखिरकार 2 ही बीजेपी थी जो एमसीडी में पहले थी और आज वो आम आदमी पार्टी है। तो आखिरकार जो लापरवाही है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। अगर पहले से ये कार्रवाई की जा सकती थी तो क्यों नहीं रोकी गई। लेकिन लगातार अब ये इसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक ही स्टूट में क्यों। अच्छा, जिस तरह से मॉनसून से पहले एमसीडी की या दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब की बार मॉनसून के लिए पूरी तरह से राजधानी दिल्ली तैयार है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर से तस्वीरें सामने आई, अब हालांकि एमसीडी हरकत में तो आई है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर के 13 के आसपास बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे उनको सील किया गया। लेकिन आगे किस तरह से कार्रवाई, आगे क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाएंगे? बिल्कुल देखिए रिया, बात करें जिस तरह से मानसून आता है, हमने पहले ही एक दिन पहले जिस मानसून की पहली बारिश हुई थी दिल्ली के अंदर, तो उस समय पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भर गया था। चाहे वो सांसद रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी की दफ्तर हो, या फिर लोगों के जो कॉलोनियां दफ्तर पानी भरा हुआ था। लेकिन उससे पहले बयानबाजी जरूर आ जाती है कि हमने पूरी तरह से नाले जो हैं, बड़े बड़े नाले, छोटे नाले, सड़कें सारी साफ कर दी गई। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही आती है, वो सारे बयान कहीं ना कहीं दर के दरे रह जाते हैं। तो इतना एक आखिरकार बरसात का समय आता है और हर साल की ये स्थिति देखने को मिलती है। जब कोई हादसा होता है तो लगा सबके बयान सामने आ जाते हैं कि हमने ये सारे कार्य कर लिए गए, आगे के जो पॉइंट है वो चेक कर लिए गए। लेकिन फिर बारिश होती है तो वैसे हालात देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी होती है। जो धरातल की अगर बात करें तो धरातल पर कोई कार्य नहीं दिखाई देता, ना ही कोई एमसीडी कर्मचारी नजर आता, ना ही वो कार्य जो नाले ब्लॉक होते हैं उनको खोला जाता है। बस कार्रवाई है कि थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल ली जाती है और आंकड़ा दे दिया। हमने कई हजार टन मिट्टी को वहां से निकाला। प्रशासन जो हरकत में इस हादसे के बाद आया, ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई, ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि खबर ये भी थी अजय कि जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ वहां पहले भी एक अभ्यर्थी मॉनसून शुरू होने से पहले भी इस बात को लेकर प्रशासन को पत्र लिख चुका था। तो आखिर पहले क्यों नहीं ये कदम उठाए गए? हो रहे हैं जहाँ पर काफी जो नुकसान भी होता है, कई लोगों की मौतें भी हो जाती है, कई जगह दीवारें गिर जाने के कारण मौत होती है। लेकिन प्रशासन उस पर निगाह नहीं डालता। जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब कार्रवाई की जाती है तो उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन जब कोई बेसमेंट खुदता है तो जो अवैध निर्माण किया जाता है तो शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है और अधिकारी भी जानते हैं कि एक निर्माण हो रहा है। लेकिन उसी बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। आखिरकार जो लापरवाही देखी जाती है वो स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सामने आती है। क्योंकि
समय पर रहते वो कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उनकी आगे बोलते हैं, उनको पता है कि अब हमारी जिम्मेदारी क्यों, हमारा क्षेत्र है, तो ऐसे में जब कार्रवाई होती है, सस्पेंड होते हैं, तो और भी अधिकारी सामने आते हैं। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कहीं न कहीं उसी इंस्टीट्यूट को या फिर जहाँ बेसमेंट खुलता है या फिर कहीं ऐसी चीज सामने आती है तो उन पर धर दिया जाता है। आखिरकार ये हम पहले से अधिकारी इस पर नियम बना दिए जाए, कानून बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से अधरने से लगातार बेसमेंट खोदे जाते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के आने के बाद उससे पहले भी बैन है। लेकिन लगातार जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वो बेसमेंट दो फीट गहरी बेसमेंट खोदे जाते हैं और जब कोई हादसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो आखिर वो प्रशासन क्यों नहीं जागता जब ये कार्य किया जाए? सिर्फ पिलर के लिए परमिशन के मजबूताई के साथ उसको बढ़ाया जाए ताकि अजय, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर इस पूरे मसले पर घेरती हुई नजर आ रही है, वहीं इस पूरे मामले की जो दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ जिसमें 3 अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है, इस मामले की गूंज सिर्फ राजधानी दिल्ली की सड़कों तक ही सिमट कर नहीं रह गई है, बल्कि आज संसद में भी सुनाई दी गई। बिल्कुल, देखिए जो हमारी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल ने इस पर आवाज उठाई कि आखिरकार जो उससे बड़ा हादसा हुआ है उस पर मुआवजा किया जाए और लगातार इस पर कार्रवाई की जाए ताकि जिससे लापरवाही देखने को मिली है। लेकिन बता दें, जिस तरह से राजनीति होती है, सरकारें सभी की दिल्ली में रही है और लगातार हर किसी सरकार में ऐसे बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन जब कोई हादसा होता है सभी नेताओं की और अधिकारियों की आंख खुलती है। उससे पहले कोई नहीं जानता कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह आग लगने के कारण सामने आते हैं तो कोई अनुसूची नहीं होती है, कुछ नहीं होता, वो चलते रहते हैं। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है, जब वो चला जाता है, परिवार छोड़कर उसका बेघर हो जाता है, तो ऐसे में नेताओं को भी याद आते हैं कि भैया हमारा ऐसा हुआ है। उनको सिर्फ अपनी पिक्चर दिखानी है, अपने आप को हाईलाइट होना है कि हम इनके साथ खड़े। क्या और ये जो नेता आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या कोई आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, बिल्कुल, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जमकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी तरह से इस मामले को लेकर घेराबंदी कर जमकर निशाना भी साध रही है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, ईडी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज यहां पर किया गया था। तो बीते दिनों जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दी, हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इसे चैलेंज किया था। वहीं ईडी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर जो फैसला सुनाया था, उसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ईडी की जो दलीलें थी हेमंत सोरेन की जो जमानत याचिका पर, उन्हें साफ तौर से इनकार कर रहे, यानी आप समझ सकते हैं कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर वो अपनी सहमति जताई है। आपने पिछले दिन देखा हुआ कि 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी जमीन घोटाले के मामले में, और हाईकोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी की थी उसने साफ तौर से ये कहा था कि जिस जमीन को लेकर के आपने जो मुकदमा दर्ज किया और उस जिसमें याचिका केस की सुनवाई चल रही है उसके अनुसार जो है उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस ग्रांड पर वो है हेमंत सोरेन की जमानत मिली थी और उस जमानत याचिका के खिलाफ जो है ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज उसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले यानी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी जमानत याचिका पर खारिज किया। जी बिल्कुल अजय, जहां पर एक तरफ हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद सत्ता हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में ली। झारखंड में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अब सुप्रीम मोहर भी लग चुकी है हेमंत सोरेन की जमानत पर। अब कितने आत्मविश्वास के साथ यहां पर जेएमएम आगे बढ़ते हुए?
जी बिल्कुल, अब तो यानी समझते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कॉन्फिडेंस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कॉन्फिडेंस दुगुनी हो गई है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जेल से बाहर निकलते हुए जिस प्रकार से हाईकोर्ट की जो टिप्पणी हुई, इस टिप्पणी पर काफी जो सियासत हुई और बीजेपी को इस पर पटखनी निकालनी पड़ी। वैसे में उनकी बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं आया और हालांकि उन्होंने हमेशा दलील देते रहे कि न्यायालय का फैसला को हम वो सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन वैसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जमानत याचिका पर जिस प्रकार की सुनवाई और अपनी टिप्पणी दी है, वैसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार वो अब कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तरीके से आने वाले विधानसभा में इस प्रकार से बीजेपी पर पूरी तरीके से आरोप से उनको घेरा जाएगा और कहा कि ये निर्दोष व्यक्ति को जेल में भेजा जाए। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक संजीवनी का काम बिल्कुल, यानी और ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर जेएमएम दिखते हुए। लेकिन अजय, जिस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के विरुद्ध जो है उसमें चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी की याचिका को सुनने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। क्या माना जाए, अब ईडी के पास क्या कुछ विकल्प यहाँ पर बचता है या नहीं? देखिए, अब ईडी साफ तौर से मुझे जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती है, तो अब मुझे लगता है कि जमानत वाले मामले में उनके अब ईडी के पास वैसी कोई ठोस चीजें अब नहीं रहेगी। अब ईडी का देखना पड़ेगा कि इस मामले पर जिस प्रकार से लगातार हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो ईडी को जो झटका लगा है, अब उनका किस तरीके से रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। अब देखना पड़ेगा कि अब ईडी जो है अब जो उनके पास झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। यहां पर और मजबूती के साथ झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन को और ज्यादा यहां पर मजबूती मिलते हुए, क्योंकि जमानत पर सुप्रीम मोहर भी अब लग गई है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते, श्री कृष्ण आराध्य राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने वाले महाशिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा का मामला अभी ठंडा ही हुआ था कि वृंदावन के एक और कथावाचक महामंडलेश्वर ने माता सीता के स्वरूप पर भद्दी टिप्पणी कर बवाल मचा दिया है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी धाम में रहने वाले महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने रामलीला में माता सीता और भगवान राम का किरदार निभाने वालों को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची और धार्मिक भावनाएं भी भड़क गई है। संतों ने इसको लेकर धर्म सभा का आयोजन किया है और मामले में अक्रूर मंदिर में मंगलवार को बड़ी धर्म सभा बुलाई है, जिसमें इंद्रदेव महाराज के खिलाफ सजा का फैसला लिया जाएगा। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवताचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा। ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा साधु संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं। क्या माफी मांगने से इनका पाप नष्ट हो जाएगा? ये लोग गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और आलीशान होटल बनाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये गौ माता का धन है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। गौ माता के नाम पर तो मत खाओ। ऐसे लोग बड़े बड़े महल बनाकर भगवान के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, या तो आप सुधर जाओ
नहीं तो मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी आपको सुधार देंगे। जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से राधा किशोरी धाम के महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने माता सीता और भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी यहां पर की, अब ये विवाद पूरी तरह से गर्मा गया है और अब इसमें संतों ने धर्म सभा का आयोजन करने का फैसला लिया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, ये मामला जो है महामंडलेश्वर इंद्रदेव से जुड़ा है, जो जिन्होंने सीता माता के ऊपर और श्री राम जी यानी जो रामलीला में जो एक अपना वो करते हैं नृत्य या एक रामलीला में जिस तरीके से एक रोल अदा किया जाता है, उस पर जो है इन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए यानी एक सिद्ध पीठ पर बैठकर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर तमाम संतों में उबाल देखा जा रहा है। और यहाँ के जो है धर्म रक्षा संघ ने इस संबंध में एक बैठक वृंदावन में बुलाई और उस बैठक में साफ तौर पर उनका कहना था कि इस तरीके के जो महामंडलेश्वर हैं या कोई भी कथावाचक इस तरीके से हमारे आदत टिप्पणी करेगा तो उसको ब्रजवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर जो है हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा फलाहारी, उन्होंने तमाम इस पर रोष जताते हुए और उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि अगर इस तरीके से कोई भी टिप्पणी करता है, धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसको जो है ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर एक मंगलवार को बैठक होनी है जिसमें इनके ऊपर जो है जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर फैसला किया जाएगा और तमाम उसमें आचार्य और संत उसमें मौजूद रहेंगे और उसमें जिस तरीके से कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री राधा रानी पर टिप्पणी जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इससे पहले एक और मामला, ये कथावाचक प्रदीप मिश्रा का भी मामला सामने आया था, अब एक और मामला सामने आया है। क्या माना जाए, किस तरह से यहाँ पर जो हिंदू महासभा है उसकी तरफ से क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, हिंदू महासभा ने पहले भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा को मथुरा के किसी भी ब्रज के किसी भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, वो अपनी नाक रगड़ के माफी मांगेंगे। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने किया था, तब ये विवाद जो है जाकर थमा था और तमाम उन्होंने समाचार पत्रों में और चैनल पे चलाया था कि भाई मैं माफी मांगता हूँ और राधा रानी जी के मंदिर में जाकर लाडली जी मंदिर में उन्होंने माफी मांगी थी। इसी तरीके से महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी जो कि एक पीठ पर सिद्ध पीठ पर बैठकर श्री राम जी के लिए और सीता माता के लिए इस तरीके की अगर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और रामलीला में जो नाटक करते हैं, जो जिस तरीके से एक कला अपनी दिखाते हैं, उसी तरीके से उनके ऊपर जो है टिप्पणी करना, उनके अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मतलब टिप्पणी एक अलग है और लेकिन उनके ऊपर अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग करना एक अपने आप में ब्रजवासियों को बहुत ही आहत पहुंचाने वाला इन्होंने काम किया है। इसके लिए ब्रजवासी जो है ब्रजवासियों में उबाल है और इनको किसी भी कीमत पर वो जो है बख्शने के लिए तैयार नहीं है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक जो है वो महंत मौनी बिहारी शरण जी ने कहा है कि वृंदावन का महामंडलेश्वर इंद्रदेव जिससे व्यास पीठ पर बैठकर रामलीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वालों पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का जिन्होंने प्रयोग किया है, इसको ये बहुत ही अत्यंत और उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसके लिए अब इनके खिलाफ जिस तरह से मथुरा को जाना ही भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जाता है, आस्था का इतना बड़ा केंद्र, उसके बाद मथुरा से ऐसी खबरें सामने आना जहां एक के बाद एक लगातार जो कथावाचक हैं उनके बोल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या माना जाए आगे ऐसा कुछ मामला सामने ना आए, उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर एक्शन? जी बिल्कुल, हिंदू महासभा ने साफ तौर पर ऐलान किया है और तमाम संतों ने ऐलान किया है कि मंगलवार को जो बैठक होगी वो ऐसे लोगों के खिलाफ ही बैठक है जो इस तरीके की अभद्र भाषा बोलते हैं। और क्योंकि मथुरा जो है एक धार्मिक नगरी है, जगह जगह मंगलवार को जो बैठक होने वाली है उस पर सभी की निगाहें, बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय यहाँ पर लिया जाता है ताकि आगे ऐसे मामले सामने ना आए, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और विधानमंडल की कार्यवाही को संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए सहयोगियों, विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय से जुड़े हुए अफसरों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी से अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी सदस्य जिन भी रचनात्मक मुद्दों को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास और जनता जनार्दन से जुड़ी उन हर समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ।